रिकॉर्ड स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट योर क्लास। शरीर के मूल कहे गए हैं और अवस्थाओं में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने चर्चा की 7 धातुओं के बारे में, रस, रक्त, मांस, में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी विकृति के बारे में जानने का प्रयास किया था और अविकृत का लक्षण क्या होंगे वो जानने का प्रयास किया। और अष्टम यानी धारण करना, ये सब हम कर चुके हैं। पेज नंबर 12, 13 से हमने शुरू करना था। स्वेद, पसीना, मूत्र और मल और पुरुष, ये इनका क्षय हो यानी कम हो जाएगा तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा तो क्या होगा, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। चिकित्सा के बारे में हमने देखा था, वृद्धि में क्या चिकित्सा करनी है, बढ़ जाए तो क्या करें, क्षय हो जाए तो क्या करना। आज हम चर्चा करने वाले हैं ओज के ऊपर। तो ओज क्या है, ओज को समझने के लिए हमको यहाँ जो दिया है, रसादि सभी धातुओं का उत्कृष्ट तेज या ऊर्जा ओज कहलाती है। कैसे? रसादि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार की धातुएं हैं। तो रसादि का मतलब रस से रिलेटेड जितने भी रस के बाद में धातुएं हैं, ये सब रसादि में काउंट हो जाते हैं। तो रस आदि, रसादि, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुओं का उत्कृष्ट तेज व ऊर्जा ओज कहलाती है। उत्कृष्ट तेज क्या हुआ, यानी इसका बहुत अच्छा वाला पार्ट, एक्सेस, जो मतलब बहुत अच्छा वाला पार्ट जिसको बोलते हैं, जब रस अच्छा बनेगा तो उसका वो तेज यानी उसकी अग्नि से नेक्स्ट क्या बनेगा, रक्त बनेगा। रक्त के बाद में उसका और अच्छा पार्ट होगा तो मांस बनेगा। उसके बाद में इसी क्रम में ये सारा चलता रहेगा। तो रस, रक्त, मांस, में अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 प्रकार की धातुओं का निर्माण होगा। 7 धातुओं के निर्माण के बाद में ओज का निर्माण होता है। तो यहाँ ओज की परिभाषा क्या दी गई है, रसादि सभी धातुओं का उत्कृष्ट तेज या ऊर्जा ओज कहलाती है। यानी 7 धातुएं अच्छी से पुष्ट जिसकी होंगी उसी से ओज या इम्यूनिटी बनती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। एक्चुअल नहीं है लेकिन उसकी पावर से तुलना कर सकते हैं, नियर बाई उसके, राइट। आज की भाषा जो है इसके नियर बाई मान सकते हैं उसको। तो रजिस्ट्रेटिव पावर जो है, क्योंकि ओज बहुत कुछ करता है, रजिस्ट्रेटिव पावर के अलावा भी और कुछ बहुत कुछ कर रहा है शरीर में। लेकिन आज की जो भाषा विज्ञान थी उसमें इस पावर को हम कुछ हद तक इसके समकक्ष मान सकते हैं। समकक्ष नहीं होते हुए भी मानना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं बना जो ओज को व्याख्यात करता हो आज के युग में, राइट। क्योंकि वहां और भी ऐसे कई शब्द आ जाते हैं जिनको वो और ज्यादा डीप में गहरा करके शब्द की व्याख्या करने में बड़े आज के लोग होशियार हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से ये होता है। तो ओज बहुत कुछ है लेकिन उसको कम तर करके या रेस्टिव पावर और इस तरह से हम इम्यूनिटी के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, राइट। स्वरूप, इसका स्वरूप क्या होगा, ओज कैसा होता है, ओज का स्वरूप क्या होगा, इसको हम समझने का प्रयास करें। तो ये क्या है, स्निग्ध है। स्निग्ध मतलब चिकना है ना, ग्लेसी है, चिकना है ना, स्निग्ध है। सौम्य, सौम्य का मतलब तासीर में ठंडा है और ऊर्जा के दृष्टिकोण से बहुत
लाल पीले वर्ण का होता है। ओज क्या है? लाल पीले वर्ण का एक कंटेंट है। तो इसको पीला और लाल दोनों ही वर्ण देखा किसी ने नहीं, लेकिन इसको हम ऐसा मानते हैं। राइट। स्थिति इसकी कहाँ पर रहता है, इसका स्थान कहाँ है ना? तो हृदय में तो शरीर में व्याप्त है, हार्ट के अंदर कंट्रोलिंग पावर है, यहाँ रहता है मेन, लेकिन ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, करता है। तो होल बॉडी जो है इससे जुड़ी हुई है और उससे कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ऐसा मान के चलते। फौज को जीवन का आधार कहा गया है। वो जीवन का आधार है। ऊर्जा ओज में क्या क्या आ जाता है? आदमी का खुशनुमा व्यवहार आ जाता है। अब रेस्टी पावर तो इसको व्याख्यात नहीं करता है, लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, खुशनुमा व्यवहार आ जाता है ना? और भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो ओज जिसका अच्छा है तो वो धैर्य पूर्वक व्यवहार करता है ना? तो ये सारी चीज, बहुत सारी ऐसी उसकी विशेषताएं जो आज की रेस्टी पावर या जिसके समतुल्य कुछ शब्दों का व्याख्या की जा रही है वो उसमें नहीं समावित होता है, इसलिए ओज बहुत कुछ है। राइट। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ओज को जीवन का आधार माना गया है। ओज के ही कारण विभिन्न प्रकार के भाव आजकल मन की भावना है, मन और सामंजस्य है, इन सब भी इसके अंदर किया जाता है। ईश्वरीय तत्व जिसको मान सकते हैं आप, ये नहीं है तो हम मतलब उसके और भी कंटेंट्स को उसमें विस्तारीकरण दे सकते हैं। यानी सब कुछ है, यानी मन भी है, आत्मा परमात्मा जो मानव शरीर के अंदर सब कुछ यही ओज है, वो ऊर्जा है जो शरीर को चलाती है। शॉर्ट में थोड़ा सा इस तरह से इसका व्याख्या हम कर सकते हैं। तो ओज आजकल इम्यूनिटी के शब्द से भी इसको जोड़ रहे हैं कुछ लोग, पर वो है नहीं। अब इम्यूनिटी तो ठीक है, खाली रोग से लड़ने की, या रेस्टी पावर दूसरा शब्द आता है तो वो भी लड़ने की पावर से जो करके देख लिया जाता है। जबकि अभी आपने समझा कि इसके अंदर बहुत कुछ है, ये सब तो उसके पीछे की चीजें, बात की चीजें। आचार्य चक्रपाणी ने ओज के दो प्रकार है। आचार्य चक्रपाणी जो क्या कहते हैं, कहना ये कि भेद हो सकते हैं, पर ओज अपर ओज दो प्रकार के हो सकते हैं, पर ओज और अपर ओज। पर ओज और अपर ओज। पर ओज क्या है? ये इसको हृदय में रहता है। प्रमाण क्या है? 8 बिंदु। ये बहुत, जब अपन इसको आयुर्वेद की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम पढ़ेंगे तब ये 8 बिंदुओं का स्थान भी निहित है। सारी चीजें अष्टांग आयुर्वेद को भी इससे जोड़ के देखा जा रहा है, बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। तो 8 बिंदु यानी संपूर्ण शरीर में व्याप्त अर्ध अंजलि है। यानी इसका प्रमाण क्या है? अर्ध अंजलि। यानी अंजलि का मतलब हाथ का दोनों ओक बनाते हैं ना, जब अपन बचपन में पानी पीते थे स्कूल कॉलेज में, आपने तो पता नहीं देखा नहीं देखा, हमें तो गिलास मिलते नहीं थे, आजकल स्कूलों में गिलास मिल जाते हैं, घर से ही हम कुछ और ले जाते हैं, फिर वाटर कूलर भी मिल जाते हैं। हम तो सीधे जो नल का पानी आता था सरकारी, उसी के नीचे दोनों हाथ ओक बना करके भर लेते थे। ये तो हुआ एक अंजलि। और अर्ध अंजलि यानी एक हाथ के अंदर कुछ पानी भरते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करें, ये अर्ध अंजलि हो गया। तो एक अंजलि और अर्ध अंजलि में दोनों में फर्क है, तो दोनों में ये आपको अंतर क्लियर हो गया। राइट। इसके ओज यानी पर ओज 8 बिंदु देखे गए। पर मृत्यु
बॉडी के उधर पावर है या इम्यूनिटी, उसको नष्ट होने से मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ तो एकदम सीधे ही डेथ कंडीशन हो जाती है, राइट। तो इसलिए इसको उससे भी ज्यादा स्थान प्राप्त है जो आज के समय में बोला जा रहा है। तो ओज बहुत ज्यादा व्याख्यित स्थिति है, जबकि ये अगला जो है वो थोड़ा सा राइट, इस तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। खोज के नाश होने पर मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। उसके अब क्या रेस्टी पावर में सब होता है क्या? सभी लेकिन वो लक्षण क्या दिखेंगे, यानी ये हो गया, ये हो गया, तो ये ओज क्षय के लक्षण हैं। क्रोध बहुत जल्दी आएगा, एकदम हाइपर, पेट्रोल पंप बना रहेगा, है ना, जैसे पेट्रोल पंप की चिंगारी की आवश्यकता है, फिर वो ब्लास्ट हो जाता है, राइट। तो ठीक वो पेट्रोल पंप एवरी टाइम पेट्रोल पंप नजर आता है। शो, यानी हर चीज में शो में क्षीण होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके ये वाले लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब नंबर 2, डरा हुआ रहता है व्यक्ति, इसके और लक्षण देखेंगे। एक नंबर बोल जाए उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्या होता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब इसको आप वो सब डीपेस्ट अध्ययन करते हैं तब जाके पता पड़ता है, लेकिन ओवरऑल बॉडी के जो खतरनाक लक्षण है वो उनमें ये दिखाई देता है। डरा हुआ सर लगता है, उसको हर चीज में डर लगता है, और कुछ नहीं तो अब जैसे हमारे यहाँ जो काम कर रहा है एक लड़का, तो वो रात को खाना खा के हम थोड़ा सा टहलने गए होंगे, वो अब यहाँ थोड़ा सेंटर ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ पर मैं हूँ एक है, तो यहाँ उसको डर लग रहा है। तो ये जो डर जो है, डर ही व्यक्ति का ओज खराब हो गया ऐसा समझिए। तो बिना किसी कारण उसको डर लग रहा है, भूत आ रहा है, मतलब साइड में पत्ता भी पेड़ का हिल रहा है तो भूत आ रहा है? ये तो मन का क्या है, ये डर ही तो है, ओज खराबी के लक्षण है। तो बिना कारण चिंता करना, कारण कुछ भी नहीं है लेकिन चिंता है। मेरा बेटा मेरी बेटी घर से निकले हुए पता नहीं कितनी देर में घर पहुंचेगी, ये सब जो है ओज की खराबी के लक्षण है। इंद्रियों में वेदना रहती है, इंद्रियों में क्या होता है, दर्द होता है। इंद्रियां क्या है, आँख नाक कान, ये सब हमारी इंद्रियां, स्किन, ये सब क्या है, हमारी इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर को ज्ञान कराती है। किसी भी चीज का, ये ठंडा गर्म, ये वो, अच्छा बुरा, देखना करना है, ये सबका ज्ञान कराती है, सब इंद्रियां हैं। कांति मलिन, यानी कहते हैं ना, देखो पता नहीं क्या, इसके डर के हमारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ, झाइयां उड़ी रहा है, पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, तरह तरह के सेंटेंस कहने लगते हैं। कांति मलिन हो जाती है, और क्या होता है, उत्साह समाप्त हो जाता है, यानी उसका जो उत्साह होता है ना काम करने का, वो सब क्या होता है, और दुर्बल, वो क्रश हो जाता है, वो कमजोरी फील करता है अपने शरीर में। होता है
ये सारे क्रम जो हैं ओज खराबी के लक्षण हैं। ठीक है, कांति मलिन होना, कांति मलिन हो जाता उसका का समाप्त होना, और दुर्बल और कृश शरीर का होना। और चिकित्सा क्या करनी चाहिए इसके लिए? तो जीवनीय गण की औषधियां, जो जीवनीय, जो जीवन को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करती है, वो सब जीवनीय औषधियों का प्रयोग उसको कराना चाहिए। दूध, अब जहाँ ये सब चीजें नहीं मिलती हैं तो क्या देंगे? ऐसे जो देश के कुछ प्रदेश हो सकते हैं दुनिया के, क्योंकि हम तो सनातन हैं, सृष्टि के हर क्षेत्र में आयुर्वेद उसको देखता है कि जीव जो है हर व्यक्ति की आवश्यकता है। तो वहां पर क्या करेंगे? ये मांस रस का प्रयोग करते हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए जो क्रश हो गया तो मांस रस, मांस रस मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों का वर्णन मिलता है। ये पंचकर्मा में भी उनको दिया जाता है और एलोपैथी में भी या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी इसका मांस रस का उपयोग होता है, चाहे वो यूनानी हो चाहे अन्य कोई हो। होम्योपैथी में भी इसका उपयोग होता है। तो मांस रस यहाँ पर आदि दें ऐसा लिखा है। तो अमेरिका चले जाओगे, ऐसे ठंडे प्रदेश चले जाओगे, अंटार्कटिका वगैरह है, अभी रशिया चले जाओगे तो वहाँ सर्दी बहुत है, यूक्रेन सर्दी बहुत है, ऐसी कंडीशन वाली जगह जहाँ माइनस का टेम्परेचर चलता हो, वहाँ पे मांस रस के सिवा और कुछ होता नहीं। जन अभी आपको याद होगा कि हमारे यहाँ तेज गर्मी पड़ जाती तो पालक और ये सी सब्जियां खराब हो जाती हैं, नहीं? ऐसे ही पत्ते, ऐसे ही ज्यादा सर्दी पड़ने लगती, सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा, कहते हैं जी पाला पड़ गया इसलिए फसल खराब हो गई। अब आप सोचिए, जहाँ 4 और 5 डिग्री टेम्परेचर में पाला पड़ जाता हो और फसलें खराब हो जाती है, कुछ पैदा नहीं हो पाता, फसलें जल्दी जल्दी उसमें कालापन दिखाई देता है। तो सोचिए जो माइनस में चल रहे हैं उनका क्या हाल होता होगा। तो उनके यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं खाने पीने को, तो उनके यहाँ केवल मांस रस, ऐसे जीव जो सृष्टि में विद्यमान है वो मांस रस उनका जो है उसमें प्रयोग होता है। दोषों से रोगोत्पत्ति का क्रम, जो अपने दोष हैं, इसमें रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका क्रम क्या होता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो मधुर रस का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं जो लोग, हम कहते हैं ना खा पी के ही आदमी बीमार होता है, बिना खाया पिया कोई बीमार दिखता है क्या? नहीं दिखता, राइट। तो दोषों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? मधुर रस का सेवन करेंगे, अपथ्य, इससे क्या होगा? दोष दृष्टि हो जाएगी। मधुर आदि रस, मधुर आदि, मधुर आदि का मतलब मधुर, लवण और अम्ल, मधुर, अम्ल और लवण, ये जो 3 दोष हैं आपके, इसका रस का बहुत ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा किसी भी चीज का अति प्रयोग करेंगे, आयुर्वेद कहता है सम रहिए, बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, खट्टा ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? शरीर में सूजन हो जाएगी। लवण ज्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। पानी, NaCl आपको पता ही है, नमक ज्यादा यूज करते हैं खाने में तो क्या होता है? हड्डियां भी गलने लग जाती है, और क्या होने लगता है? और शरीर में बहुत सारी विकृतियां पैदा शुरू हो जाती हैं, खासकर से खून दूषित हो जाता है, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि नमक तो गर्म है, तो गर्म है तो क्या करेगा? टेम्परेचर वृद्धि करेगा, टेम्परेचर वृद्धि करेगा तो बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो दोष दृष्टि हो जाएगी। क्या होगा? क्रम शुरू हुआ हमारा किससे? मधुर, अम्ल, खट्टा और ये 3 रस के प्रयोग से ही, 2 मधुर आदि रस के प्रयोग से ही दोष की दृष्टियां शुरू हो रही हैं। यानी जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो तो खान पान, यानी खान पान में ये 3 रस का ज्यादा प्रयोग हो गया। देखिए मैं आपको बता दूं, क्रमबद्ध तरीके से एक व्यक्ति को रसों का सेवन करना चाहिए। तो सबसे क्रम क्या है? रस जो है रसों का क्रम क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय।
यानी सबसे ऊपर जो लिस्ट में आ रहा है उसका सबसे ज्यादा सेवन, फिर उसके बाद वाले का और कम, फिर उससे और कम, फिर उससे और कम, फिर उससे और कम। ऐसे व्यक्ति को शरीर में जीवित रहने के लिए और ओज अच्छा रखने के लिए, ओज हमारा अच्छा रहे और सातों धातु में पुष्ट रहे, तो उसमें इनका सामंजस्य बहुत जरूरी। छहों रसों का आपके खाने में प्रयोग होना चाहिए। जिस रस का प्रयोग नहीं होगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, उस रस का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो उससे संबंधित व्याधियां होने लगेंगी। राइट। तो मधुर रस का सेवन जो है अत्यधिक करेंगे तो अपथ्य हो जाएगा, ये पथ्य नहीं रहेगा, इससे दोष की दृष्टि हो जाएगी। मधुर, अम्ल और लवण, इन तीनों का जब ज्यादा प्रयोग कर लेंगे तब भी दोष की दृष्टि हो जाएगी। तो मधुर आदि का है, मधुर आदि का मतलब ये मुख्य जो पहले के तीन रस हैं वो वाले, तो बीमारियां इनसे ही आ रही हैं। तो लाइफ स्टाइल डिजीज जितनी भी आती हैं, है ना, किसी का फैटी लीवर है, किसी का क्या है, किसी को सूजन हो गई शरीर में, या किसी को इन्फेक्शन हो गया, ज्यादातर यही होता है। ये सब किससे हो रहे हैं? मधुर रस से और अम्ल और लवण से। इन तीनों रस को थोड़े दिन या थोड़े समय के लिए 1 या 2 टाइम भोजन में बिल्कुल शामिल करना बंद कर देंगे तो तुरंत आपको आराम मिलने लग जाएगा। राइट। तो जैसे ही पहला लक्षण दिखता है दोष दृष्टि का, हम इसको ड्रॉप कर देंगे तो तुरंत प्रभाव से आराम मिल जाएगा। बाकी रसों को एज इट इज लेते रहें। तो सबसे पहले क्या हुआ? मधुर आदि रस का सेवन किया। अपत्य चीजों का मतलब, कहने का मतलब अपत्य चीजों का सेवन किया जो जरूरी नहीं है शरीर के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मध्यम रहना जरूरी है। तो उससे क्या हुआ? दोष दृष्टि हुई। दोष दृष्टि हुई, दोष यानी कफ पित्त वात बिगड़ गया। अब क्या होगा? इन कफ पित्त वात के बिगड़ने से धातु की दृष्टि होगी। तो दस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, अब कब गया तो रस कब बढ़ जाएगा। और यदि पित्त बढ़ गया तो रस खराबी क्या आएगी? उसमें टेम्परेचर बॉडी का, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने के कारण रक्त में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हार्मोनिक डिसऑर्डर। तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे हार्मोनिकल डिसऑर्डर के। यदि स्किन में कहीं लाल चकत्ते इस टाइप के स्किन डिजीज हो गई, सोराइसिस टाइप की ऐसी कोई सर बीमारी हो गई, तो सर इस टाइप की बीमारियां देखने को हेलो मिलेंगी। हेलो सर रिपीट से बता दीजिए कुछ पहले से, फिर से रिपीट कुछ करता हूँ। समझ में नहीं ओके आया। नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो मधुरादि रस का सेवन मैंने आपको बताया एक क्रम होता है। तो मीठा, खट्टा, लवण, नमक, यानी तीन रसों का जब मधुरादि, मधुरादि जहां लिखा होगा वहां उसके मधुर सबसे ज्यादा, उसके बाद में खट्टा उससे कम, उससे लवण यानी मीठा। तो ऐसे रसों की काउंटिंग होने लगती है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। तो मधुर आदि में मीठे का ज्यादा हम प्रयोग करें तो अपत्य होना सही पाया जाएगा। अपत्य का मतलब ऐसा भोज्य पदार्थ जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, ज्यादा मात्रा में लेने से उससे कोई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये सब अपत्य आहार की श्रेणी में आता है। पथ्य अपत्य हर व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार, उसका और देश काल परिस्थिति के अनुसार वो बदलता है। कभी भी हम पथ्य की कोई परिभाषा नहीं दे सकते या अपत्य की परिभाषा नहीं कर सकते। आयुर्वेद कहता है सम रहिए, जो बढ़ गया है उसको कम करने के लिए उसका परित्याग करो, और जो घट गया है उसको लेना शुरू करो, यानी उसका संतर्पण को शुरू कर दो, और अपतर्पण, ये जो बढ़ गया है उसको अपतर्पण शुरू कर दो। राइट। तो पथ्य और अपत्य का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग बोलते हैं पथ्य की लिस्ट बना दो और अपत्य की लिस्ट बना दो। ये लिस्ट बनाना एक प्रकार की अपने आप को धोखा देना है, ये चीटिंग है एक तरह की। करती अलग है ना। किसी को मधुर रस अच्छा है, किसी को खराब है। किसी को डायबिटीज है तो मधुर रस अच्छा है क्या उसको? बिल्कुल उसके लिए अपथ्य है, वो पथ्य नहीं हो सकता। किसी को फैटी लीवर है तो उसके लिए अपथ्य है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए पथ्य है। क्यों? क्योंकि मेरी शुगर कम है। मैं शुगर चेक करूंगा, यदि शुगर, मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो शुगर कम है, मैं 4 रसगुल्ले भी खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यदि मेरी शुगर बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? मुझे उसको अपत्य की श्रेणी में डालना पड़ेगा, मेरे लिए अपत्य हो यस जाएगा।
दूसरों के लिए पथ्य हो सकता है। जी बोलें, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे थे शायद। दोषों की थ्योरी, मधुरस का सेवन करने से अपथ्य और सर मधुरस सॉरी बट के लिए सर अपथ्य नहीं है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या सभी को ऐसा है? सर बीच बीच में वॉइस थोड़ा वो कम हो रहा है, शायद सिग्नल का इश्यू आपका। सर प्रॉब्लम हो हो रही है। सकता है रिपीट। शायद, तो रिपीट कर दूं वापस से? रिपीट कर। तो देखिए, हम जो खाना पानी यूज कर रहे हैं इसमें पथ्य और अपथ्य कैसे काउंट होगा? मेरी क्या यहाँ पर मेरी आवाज सही आ रही है? एक बार जरा, मैंने स्थान परिवर्तन करके बाहर आ गया हूँ कमरे से। जी सर, बट बेटर सर है। अभी भी आपकी वॉइस इज नॉट क्लियर। अब तो बाहर आ गया, शायद नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। दादा आवाज क्लियर है। क्लियर है, थैंक यस यू। क्लियर है सर। यस सर। यस, आगे बढ़ाते हैं तो हम बात को। हो सकता है वो कमरे में नेटवर्क का इशू होगा, मैं बाहर आ गया बिल्कुल। अब भी नहीं होगा तो छत पे चले जाएंगे ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। चलिए फिर से मैं शुरू करता हूँ बात को। मधुर आदि रस, यानी मधुर रस, मधुर आदि का मतलब मधुर, अम्ल और लवण। ये जो शुरू के जो 3 रस हैं हमारे, ये 6 रसों में हमको ये ध्यान रखना है कि ये क्रम तो आपको समझ में आ गया। क्रम से आपको रट लेना है, चाहे याद करना, चाहे रटना, चाहे समझना, आई डोंट नो, बाकी आपको कैसे करना है ये तो आपको खुद से है, क्लियर करना ही पड़ेगा। जीवन में जो भी बीमारी आ रही है, कफ, पित्त, वात, तीनों से, और धातुएं, 7 धातुओं से, और रस की अधिकता या कम की वजह से आ रही है। बस इतना सा याद रखो, बाकी ये मल्टीविटामिन और ये सब चीजें गौण है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं मधुर आदि रस। मधुर आदि रस यानी मीठे रस का हम सेवन कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी हमें समस्याएं दिख सकती हैं, जिसमें क्या है कि यानी शरीर में कोई चीज बढ़ गया है, तो बढ़ने के कारण मीठे रस के जो अवगुण है वो हमको सुनाई या दिखाई पड़ सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले मीठा रस यदि हमारा कम हो जाएगा, मीठा रस हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो कमजोरी, कृष्णता, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। यानी कफ की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वात बढ़ जाएगा। तो मीठा रस क्या है? कफ है, राइट। तो मीठा, खट्टा और लवण, ये तीनों रस जो है हमें अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे दोष क्या है, हमारी समस्या क्या है, हमारा क्या चीज घट गया, क्या चीज बढ़ गया। तो किसी को शुगर
ज्यादा है शरीर में तो उसके लिए मीठा रस क्या है, अपथ्य है, यानी उसको यूज नहीं करना है। और पथ्य किसके लिए हो सकता है, जिसकी शुगर डाउन हो गई, राइट। इसको इस तरह से हमें समझना होगा शेष। तो मीठे रस का एक क्रम है हमारा बीमारियों का, कैसे रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, मधुर आदि रस, यानी जो व्यक्ति को अपथ्य है, जैसे किसी को जुकाम हुआ है बहुत ज्यादा, उसको केला खिला दिया, फिर क्या होगा, उसके लिए क्या चीज है, अपथ्य। अपथ्य को जैसे ही वो यूज करेगा, उसके लिए पथ्य नहीं था तो वो अपथ्य हो जाएगा, उसके लिए अपथ्य होगा। तो जैसे यूज करेगा तो दोष की दृष्टि होगी, दोष की दृष्टि होगी, यानी दोष बिगड़ जाएंगे। क्या कब पित्तवाद, क्या में से क्या बिगड़ गया, केला किसको बढ़ा रहा है, कब को बढ़ा रहा है, राइट। तो क्या होगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी, यानी दृष्टि हो जाएगी, उसकी खराबी हो जाएगी, कफ बिगड़ जाएगा। कफ की दृष्टि होगी तो सातों धातुएं भी आपकी बिगड़ना शुरू होंगे। सबसे पहले क्या होगा, कफ बनेगा। कफ हाँ कहाँ अभी बनता खाता है, हूँ। स्टमक में। स्टमक कहाँ है, आमाशय। तो आमाशय जो है, आमाशय में कब बनता है, हम मीठा चीज ज्यादा खाएंगे तो कब बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो ही शरीर के अंदर रस बनेगा, और रस बनने के बाद में वो रक्त बनेगा, रक्त के बाद में मांस, और पूरा रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र सातों धातुओं की दुष्टि होना शुरू हो जाएगी, खराबी। यानी वही कफ जो है जहां जहां भी जाएगा, मांस पे जाएगा तो मसल्स पेन होगा, ये दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, या फैटी मसल्स हो जाएगी, जहां भी मसल्स से बॉडी बन रही है उन सब में विकृतियां पैदा हो जाएंगी। और रक्त के अंदर जाएगा तो क्या होगा, ब्लॉकेज करेगा कहीं ना कहीं। जो भाई मीठा तो जमता है ना, भारी होता है, पृथ्वी तत्व उसमें भारी है, भारी है तो क्या होगा, जमा होगा। उसको आप आज के दृष्टिकोण से ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब से तुलना कर सकते हैं भले, राइट। और यदि आप उसमें क्या है कि दोष की दृष्टि, यानी कब बढ़ गया, अब इसमें आपने खट्टे का या मीठ नमक वाले चीजों का प्रयोग कर लिया तो वो आपके लिए अपथ्य हुआ। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, उससे क्या दोष की दृष्टि हो जाएगी, दोष की दृष्टि हो जाएगी तो क्या होगा, धातु की दृष्टि होगी। तो दोष की दृष्टि का मतलब सबसे पहले वहां क्या बढ़ने लगेगा, वहां खट्टा ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, एसिड बनेगा बॉडी के अंदर। तो ये रस में बनेगा, रस धातु खट्टी हो जाएगी, यानी अम्लीय हो जाएगी, एसिड वाली हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक जब ब्लड में मिलेगा आज की भाषा के दृष्टिकोण से, और हमारे यहाँ से उसमें खट्टा ज्यादा जाएगा, तो क्या होगा, शरीर में आपके इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, सूजन पैदा कर सकता है, या फिर और जाएगा वो ब्लड में मिलेगा तो ब्लड के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। नमक जाएगा तो नमक तासीर में गर्म है, और मीठा क्या है, ठंडा है। तो नमक, यदि नमकीन चीजों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ब्लड का एसिड बढ़ने लगेगा। तो जो ब्लड है ना, ब्लड में क्या होगा, उसकी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो ब्लड का हार्मोनिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ब्लड में जहां भी ब्लड जाएगा वहां जलन होगी, लाल चक्कर हो जाएंगे, कुछ भी चीज थोड़ा सा ऐसी वैसी चीज खाई, एलर्जी हो सकती है, खुजली हो जाएगी, ये सारी परेशानियां रोग देखने को मिलेगी। क्या हुआ, इसमें धातुओं की दुष्ट हो गई। तो पहले रस बिगड़ा, फिर रक्त बिगड़ेगा। यानी कोई भी बीमारी आएगी तो रस धातु को ठीक करना है। कोई भी बीमारी आएगी तो कहाँ से शुरू होगी, दोष दृष्टि, यानी कब पित्तवात बिगड़ेगा, बस उससे बिगड़ने के बाद तुरंत क्या बिगड़ेगा, धातु बिगड़ेगी। धातु में कौन सी, रस धातु सबसे पहले बिगड़ेगी, उसके बाद की धातुएं बाद में बिगड़ेंगी। तो जब जैसे ही दोष बिगड़ेंगे, दोष दृष्टि का मतलब रस, कफ पित्त और वात। अब इसमें जैसे ही कोई भी असामान्य दिखता है, इसके लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत प्रभाव से क्या करेंगे आप, वहीं के वहीं रोग को रोक दें, बढ़ने ना दें। तो उसके हिसाब से रसों का सेवन शुरू कर देंगे तो क्या होगा, रोग नहीं होगा। अब यदि आपने उसी का अनुपालन ठीक से नहीं किया तो क्या होगा, दोष दृष्टि हो जाएगी, यानी कफ पित्त वात में कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होते ही क्या बिगड़ेगा, धातु बिगड़ेगी। धातु यानी रस में होगा तो स्टमक में प्रॉब्लम शुरू होगी, एसिडिटी वगैरह इस टाइप की। और धातुओं में फिर मांस में भी जाएगी, वही रक्त में जाएगा तो रक्त के डिसऑर्डर, मांस में जाएगा तो मांस के डिसऑर्डर, अस्थि में जाएगा तो अस्थि में कोई दोष पैदा शुरू हो जाएगा, है ना। कड़वी चीजों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो अस्थि में दर्द होना, ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। बहुत ज्यादा मीठे का प्रयोग करेंगे तो वहां पर भी ब्लॉकेज शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे,
तो क्या है, जो हमारे जो स्रोत है ना, ग्लैंड्स जिनको कहते हैं, ये खाना पचाने के लिए जो स्रोत है वो ग्लैंड्स हमारे रस, पाचक रस बनाते हैं। तो पाचक रस ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो मांस धातु, मेद, अस्थि, मज्जा, सातों धातु में जो दुष्टि हो जाएगी, उसमें खराबी आएगी। तो सबसे पहले क्या खराब होगा? मल खराब होगा, है ना भाई। किसी का क्या खराब हुआ? पेट खराब। तो हम सुनते क्या है, जिसका पेट खराब तो उसको 100 बीमारियां आएंगी। यानी पेट को अच्छा कर लो तो बीमारियां नहीं आएगी, राइट। तो ऐसे पूरा क्रम है, ये रोगों का क्रम है। तो सबसे पहले आपका खाना खराब था, उससे दोष दृष्टि हो गई, कपित्तवात की दृष्टि हो गई, और फिर उसके बाद में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु में बिगड़ गई। उसके बाद में आप जो खाना पचेगा तो क्या होगा? मल बनेगा उसका। तो पसीना पूरी तरह से नहीं आ रहा है, टॉक्सिक मटेरियल बाहर नहीं निकलेंगे, राइट। उसके बाद में क्या है? पेशाब पूरा नहीं आएगा तो आपको बीपी की शिकायत होने लग जाएगी, पेशाब में येलोनेस बढ़ जाएगी, डार्क कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा। और भी इसमें कुछ नई चीजें निकल के आ जाएंगी। तो पेशाब की दृष्टि हो जाएगी, है। और क्या हो जाएगा? तो दोष दृष्टि हो जाएगी, मल खराब हो जाएगा, यानी पॉटी वोटी ठीक से नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, है। कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको बीमारियां शुरू हो जाएंगी, उससे गैस बनेगी और बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और ऐसे ही आगे जाके स्रोत खराब होने लग जाएंगे। फिर क्या होगा? स्रोत खराब होने लग जाएंगे। आप क्या होगा? मल खराब हो गया, फिर आपको चूर्ण चारण लेंगे, वो चूर्ण चारण भी कहीं जाकर के चिपक जाएंगे। आज तो आपको मजा देंगे, बाद में धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, ना कि किसी दवा या गोली से, कोई केमिकल से स्रोत को अवरुद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर क्या? स्रोत की दृष्टि हो जाएगी। स्रोत जो है हमारे क्या है? ग्लैंड जो अपने सारे स्रोत में आते हैं। स्रोत में आपके पसीना भी आ जाता है, पसीने के ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, ये सब जो बाहर निकलते हैं, ये सारे क्रम भी आ जाते हैं, राइट। इसको ऐसे समझना है। फिर स्रोत की दृष्टि हो जाएगी, यानी पाचक रसों का निर्माण ठीक से नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। या हम ये भी स्रोत है एक तरह का, इंसुलिन का नहीं बनना, ये भी क्या है? स्रोत है। पाचक रस का बनना, लार मुंह में कम बनना, ये भी स्रोत है। स्रोत में रुकावटें आ जाएगी, तो स्रोत की दृष्टि हो जाएगी, तो फिर बीमारियां शुरू होंगी, फिर रोग की उत्पत्ति होगी। इस तरह से पूरा ये क्रम है। ये आपको मैंने चार्ट बता दिया कि इस तरह से आपके सारे एक के बाद में एक क्रम चलते हैं, बीमारी इस तरह से आती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण में बीमारी क्यों आती है, कैसे आती है, ये क्रम आपको मैंने समझा दिया, राइट। तो ये अध्याय में हमको यही जानने का विषय था, हमने इसको समझने का प्रयास किया कि दो ही चीजों में बांट लें सारी बीमारियों को। इसलिए यहाँ पर इस अध्याय का नाम ही दोषादि विज्ञानाय रखा। यानी दोष, जो हमने हमारे दोष हैं, धातु, मल, कर्म, ये सारी चीजें हम देख रहे थे, ओज का वर्णन है इसके अंदर। और शारीरिक दोष मुख्यतः है मानसिक और शारीरिक, दो तरह के दोष हैं। शारीरिक 3 प्रकार के, बाद पित्त, कफ, ये सारे हमने क्रम देखा। तो ये हमारा लगभग ये पूरा हो गया कि दोष की दृष्टि कैसे होती है। हमको ये चीज समझ में आई कि ये बीमारियां क्यों आती हैं हमारे शरीर में, कैसे आ रही हैं, इसका क्रम क्या होगा, ऊपर नीचे घटना बढ़ना कैसे चलेगा। तो ये सारे क्रम एक के बाद एक चलेंगे। ये हमने आज जानने का प्रयास किया। मुझे लगता है इसमें आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने स्पष्टीकरण एक एक, दो दो, तीन तीन बार कर दिया है, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कमी है, तो हम फिर से प्रयास करेंगे और फिर से जानने का प्रयास करेंगे। ऐसी कोई विषय नहीं है कि हम उसको अछूता छोड़ पाए या उसको ठीक से नहीं ले पाएंगे, राइट। तो आपका इसमें कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। सर मुझे एक सवाल था, ये जो जी बताइए। हाँ, ये जो सर जो धातु का जो क्रम बताया था आपने, इसमें एक हाँ, धातु से दूसरी धातु बनने में कितना टाइम लगता है? मतलब ऐसा कुछ टाइम पीरियड होता है उनका? कोई साइकिल टाइप का होता है हाँ, कि कितना, 1 से 7वीं जो है या ओस तक जाती है लास्ट?
उसमें कितने दिनों का हाँ। टाइम लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न, गुड, वेरी गुड। अच्छा, कई लोगों को हमने ये सुना होगा कि आज खाना खाया है तो इसका रिजल्ट आज ही मिलना है। तो ऐसा नहीं है। मतलब मुंह से लेकर के आपके मलाशय तक जाने तक की यात्रा जो है, कुछ लोग इसको 18 घंटे 20 घंटे के हिसाब से नापते हैं। आज के विज्ञान के हिसाब से आयुर्वेद के दृष्टिकोण में हर व्यक्ति का सिस्टम अलग अलग काम करता है। किसी का बहुत अच्छा है तो जल्दी काम करेगा, जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसको जल्दी से वो देख सकता है। कफ वाले का आपको पता है वो धीरे धीरे चलता है, सब काम उसके धीरे धीरे होते हैं, उसका प्रोसेस ही हर चीज में धीरे है। और वात वाले का तो अनियमित है, कभी लगा तो एकदम हो गया, कभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो हमारा जो सवाल शुरू होता है कि क्या सातों धातुओं का जो क्रम है, क्या एक ही दिन में साइकिल पूरा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का विशेष का हम आधुनिक विज्ञान तो उनको पता ही नहीं है कब पित्तवात कुछ होता है। तो उनको तो ये पता है जी साइकिल पूरा करना है। 7 लेयर्स की बात करते हैं वो, 7 धातु की तो बात करते हैं, लेकिन उनको धातु के बारे में पता नहीं। उसको बोलते हैं वो 7 लेयर्स, बॉडी के 7 लेयर्स हैं। तो सबसे नीचे क्या है, कुछ ग्लैंड्स होंगे, उसको कवर करने के लिए हड्डी आ गई, फिर उसके ऊपर मांस आ गया, उसके बाद चमड़ी होगी, ऐसे कुछ पूरा 7 लेयर को ऐसे डिवाइड करते हैं। होम्योपैथी क्रम चलता है क्योंकि होम्योपैथी को बनाना, हालांकि वो देशी भारतीय पद्धति से हुआ है, लेकिन बाद में जो इसका विकास क्रम जो चला है, इसके जो लक्षणों की पुनरावृत्ति या इसका अवलेखन हुआ, वो जर्मन डॉक्टर ने किया है। तो इसलिए उनकी पैथी में सिम्टम्स बेस्ड है मामला, वो भी मानते हैं 7 लेयर्स को। आयुर्वेद में 7 धातुओं को माना है। ये क्रम जो है हर व्यक्ति का विशेष का अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारा, किसी को भूख लगती है ना, किसी को 2 घंटे में 3 घंटे में फिर भूख लग जाती है, किसी को सुबह खाना खाया तो शाम तक भूख नहीं लग रही। ये उसकी व्यक्ति विशेष की शरीर की अवस्था और स्थिति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकृति का है। राइट। अब इसमें कोई संशय बाकी रह गया तो आप फिर से प्रश्न कर सकते हैं, बताएं। वैसे ये मान के चलते हैं हम कि 7 दिन में 7 धातुओं का एक पूरा साइकिल होना चाहिए। राइट। कुछ जगह आयुर्वेद के ग्रंथकारों ने तो कभी इसको माना नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन जो आधुनिक ग्रंथकार हैं, जो आयुर्वेद को पढ़ करके समझ के उनके कुछ अनुभव रहे होंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि 5 से 7 दिन का साइकिल लगता है ओज तक पहुंचने में। आज जो हमने खाना खाया है वो ठीक से उसका सिस्टम ठीक से काम करता रहे बॉडी का, तो किसी का 5 दिन में, किसी का 7 दिन में, किसी का 9 दिन, मतलब 5 से 7 दिन कम से कम मानो। और कोई और भी डिले चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 9 दिन मान लो। तो हमने जो आज खाना खाया है उसका ओज बनने में वक्त लगेगा इतना, कम से कम 5 तो है ही, चाहे वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। पित्त प्रकृति वाले को थोड़ा जल्दी होता है। राइट। थैंक यू सर। बाकी सवाल बहुत बढ़िया, हाँ सवाल अच्छा था। ये काम की बात, ऐसे कोई सवाल करते हैं तो मजा भी आता है। ऐसे ही सवाल होने चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो रेगुलर क्लास में रहते हैं उनको अच्छे वाले सवाल याद आते हैं। दादा जैसे कफ बढ़ गया तो उस केस में हाँ, ज्यादा वर्क करेगा। वात से क्या चीज? जैसे कफ बढ़ गया दादा तो उस केस में हाँ, फास्टिंग, क्योंकि कफ और वात ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के। हाँ, तो जैसे किसी का बिल्कुल। मोटा, उस केस में फास्टिंग ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा और मीठी चीजों का कम करने से। हाँ, कब बढ़ गया है तो अपन को क्या करना है, जो बढ़ गया उसको कम करना है। और कब बनता है किससे, कौन बताएगा? देखिए कब किससे बनता है।
मीठे से। पृथ्वी और ओ। जल से। कौन से कंटेंट, कौन से रहेंगे, तत्व कौन से रहेंगे? पृथ्वी और जल। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पृथ्वी और जल तत्व क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया तो फिर क्या होगा? अब इनमें भी देखना है हमको कि क्या बढ़ गया, पृथ्वी तत्व बढ़ गया या जल तत्व बढ़ गया, है ना। कोई भी रोग को समझना है तो क्या बढ़ गया, पृथ्वी तत्व बढ़ गया या जल तत्व बढ़ गया, ये हमको समझना जरूरी। ये शरीर में, बॉडी में ड्राइनेस आ रही है और हार्डनेस आ रही है, हमारे अंगों में हार्डनेस आ रही, तो क्या बढ़ेंगे? पृथ्वी तत्व बढ़ गया, ऐसे बोलेंगे। और जल तत्व कम हो गया तो जल तत्व की वृद्धि करने की आवश्यकता है, राइट। इन दोनों को ऐसे आकलन करेंगे। कप तो बढ़ा लेकिन कप में क्या बढ़ा? शरीर में गांठें होने लग गई जगह जगह, है ना, कैंसर की गांठ इस टाइप की, तो जल तत्व उसमें कम हो गया। अब जल तत्व को संरक्षण देना है वहां पे, लेकिन स्निग्धता वाला लाना है। ये वाला नहीं कि भाई पानी उठाया डाल दिया, भाई क्या है, कैंसर की गांठ पिघल जाएगी पानी से? नहीं पिघलेगी। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें और करनी पड़ेगी। ड्रिल मशीन का भी काम करना पड़ेगा। ड्रिल मशीन कौन करता है? कोई भी चीज गले में जम जाती है, कब जम जाता है तो काय से निकालते हैं अपन? कुंजल। कोई बात। हाँ, कुंजल। कुंजल में क्या करेंगे? गर्म पानी डाल देंगे, है ना, गर्म पानी में कुछ नींबू वींबू डाल देंगे, नींबू की धुलाई, है ना, क्या हो गया, खट्टा और थोड़ा सा तीखा, कोई काली मिर्च डाल के गला एकदम खुल जाता है ना। चाय पीते हैं हम लोग, क्या करते हैं, आयुर्वेद को ही तो जिंदा है, आयुर्वेद को जी रहे हैं बचपन से, है। गला जाम हो गया किसी का, क्या होता है? अरे भाई काली मिर्ची तुलसी की चाय बना दो, देखो तो सब ठीक हो जाएगा। या अदरक की, अदरक क्या है, अदरक में भी तीखापन है और स्निग्धता भी है, उसमें चिकनापन भी है, तो यदि ड्राइनेस होगा तो भी क्लीन कर देगा। और काली मिर्च क्या करेगा, उसको ड्रिल करके बाहर निकाल देगा। कुछ जम गया अंदर गले में तो उसको ड्रिल करके बाहर निकाल देगा। ऐसे ही तुलसी, तुलसी में भी थोड़ा सा तीखापन है, स्निग्धता भी है, ऐसे। तो ऐसे ही शरीर के अंदर है, गले के अंदर है, वैसे शरीर के अंदर है, यानी शरीर तो पूरा एक है ना। शरीर को अलग करके नहीं देखना, ये हार्ट है, ये किडनी है, ठीक, वो अपनी जगह है, लेकिन आज के विज्ञान के हिसाब से तो ये अलग अलग देखते हैं। अब होता क्या है इसमें कंडीशन, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, तो क्या होगा, वो कहेंगे साहब पोटाशियम खाओ, जम के खाओ, मजे से खाओ, सोडियम कम कर दो, या सोडियम खाओ पोटेशियम कम कर दो। वो देखेंगे सोडियम और पोटेशियम में क्या गड़बड़ आ रहा है ना, तो वो देखेंगे, उसी हिसाब से आपका जजमेंट शुरू कर देंगे। अब आपने सोडियम ज्यादा यूज कर दिया तो क्या होगा, शरीर में पानी की मात्रा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी ज्यादा, वो जी शुरू हो जाएगी जी तो फिर क्या होगा, आपका बीपी बढ़ने लग जाएगा, जी है ना। तो लोड कहाँ पड़ा, जी किडनी पर, तो किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो जी हार्ट वाला तो कहेगा जी मैंने तो सब मेरा काम कर दिया, मेरा काम तो हो गया, मेरे तो ब्लॉकेज खोलने थे तो मेरे को थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ानी है, मैंने बढ़ा ली और थोड़ा सा वहां से सिस्टम में ब्लॉकेज मैंने खोल दिए, क्लीन कर लिया, तो उसकी दवा ने तो काम कर दिया। लेकिन किडनी वाला, फिर किडनी की साइड इफेक्ट हो गया शुरू, तो केमिकल दिया इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो एक केमिकल दे करके दूसरे केमिकल को बढ़ा दिया, वहां दूसरे केमिकल से दूसरी चीज खराब हो गई। इसलिए हमको एक बार एक की गोली ठीक करने के लिए लेते हैं, फिर दूसरी वाली शुरू हो जाती है, फिर दूसरी को ठीक करते हैं, फिर तीसरी वाली शुरू हो जाती है, तो उसका क्रम बिगड़ने का चालू रहता है। आयुर्वेद कहता है ये सब मत करो। आयुर्वेद का सिस्टम आपको समझ में आ गया। वो कहता है बैलेंस रखो दोनों को। वो कहता है शरीर, किडनी, ये सब एक ही है, इसको शरीर समझो, ये मत समझो ये हार्ट है तो हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास भेज दो ना। फिर किडनी वाला कह देगा मैंने तो मेरी किडनी ठीक कर दी ना, हार्ट वाला भुगतता रहे। अरे हार्ट वाला नहीं भुगत रहा, बल्कि पेशेंट भुगत रहा है उसमें। हार्ट वाले को तो क्या अपनी फीस लेनी है, फिर आप दोबारा जाओगे फिर किडनी वाले को देनी है। तो समाधान हुआ क्या, बस हम फुटबॉल हैं, दो खिलाड़ी खेल रहे हैं,
एक ने वो अपने पाले में गेंद कर ली, दूसरे वाले ने फिर वहां से लगाई जोरदार, चलो गोल मारो उधर की तरफ, किडनी वाले की तरफ। हम तो बॉल बन करके गोल 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 खेल रहे हैं। ये है आयुर्वेद साहब, समझना है शॉर्ट में तो ये बहुत सारी चीजों को हमको इस तरह से जान सकते हैं। और कोई सवाल किसी का है? दादा आपने एक बात बताई, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहाँ तो ब्लॉकेज है हाँ। या और भी जैसे बीपी बढ़ा है, सब हार्ट में ही आएंगी, तो इसके लिए क्या कौन सा तत्व बढ़ा है, कैसे पता करें? हाँ, ब्लॉकेज किससे होते हैं? हार्ट में क्या बढ़ा होगा? आप टेस्ट कराते हैं, आपको क्या दिखता है? भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, उसके नाम दे दिए। बड़ा क्या था? वो कोई चीज गाढ़ा हो गया तो गाढ़ा क्या हो गया? पृथ्वी तत्व बढ़ा है ना। आ गया सर, पित्त और वात वेरी सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो वेसल्स है जो हमारी कैपिलरीज है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तब भी पित्त की, वात की वजह से या पित्त की वजह से? हाँ, उनमें जो ड्राइनेस आएगी, खुश्की आएगी तो वो सिकुड़ेंगी, है ना। तो सिकुड़ेगी तो वहां पे स्पेस कम हो गया और इधर से गया ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल, ये तो बड़ा हैवी है, वहां पे निकलने की जगह बचेगी नहीं, तो वहां पे चिपक जाएगी और जाम हो जाने। तो क्या क्या बिगड़ गया? इधर से कब बढ़ गया, उधर से वात बढ़ गया। वात और कब दोनों एक साथ बढ़ गया, तो दोनों की दृष्टि हो गई। अच्छा, तो दादा इसमें पित्त का रोल नहीं है हार्ट प्रॉब्लम में? पित्त का रोल तो तब आएगा जब हम, भाई देखो, वात और कब बढ़ गया हार्ट के रोल में, है ना। यदि कोई ब्लॉकेज आया है, कोई कहता है कि भाई 95% ब्लॉक हो गया, आप तो ऑपरेशन करना पड़ेगा जी, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या बढ़ा? तो पहले तो हार्ट की जो कैपिलरीज है वो सिकुड़ गई हैं, यही हुआ होगा, और उसके अंदर से जो निकलने की जगह है वो कम हो गई होगी, और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो भी आप नाम देते हैं, यानी पृथ्वी तत्व वहां जाकर के बढ़ गया होगा, और उसका लिक्विड कम हो गया पार्ट, और वो हार्ड पार्ट उसका बढ़ गया, यानी उसका जो पानी था वो थोड़ा कम हो गया है वहां पर, और पृथ्वी तत्व बढ़ गया, यानी कफ जो है वो वह बढ़ गया। हमारी तरफ से तो कफ ही हुआ ना, अंग्रेजी वालों का कफ क्या हुआ? खांसी। वो तो खांसी जुकाम को कफ बोल रहे हैं। तो यहाँ तो कफ अलग है, वहां पर कफ अलग है। जी दादा। तो इसलिए उसी भाषा में समझने की जरूरत है, जिस ग्रंथ को आपको समझना चाहते हैं उसी में जाना पड़ेगा। जी दादा। तो यहाँ पर क्या होगा? अब आपके पास अदरक है, वो कहते हैं ब्लड थिनर दो, तो वो कोई केमिकल उठाया, उसको पकड़ा दिया, ब्लड को पतला करने वाला, ब्लड थिनर। जी। तो थिनर का मतलब क्या है? ब्लड में वो क्या करेगा? ऐसा कोई तीखा कंटेंट होगा जिसको आप थिनर के रूप में यूज कर रहे हैं, उस टैबलेट को आपने लिया और वो वहां जाकर के क्या कर रहा है? ड्रिल मशीन का ही काम कर रहा है ना। तो ब्लड थोड़ी देर के लिए पतला कर देगा, क्योंकि वो केमिकल है, थोड़ी देर के लिए गला देगा उसको, और थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा करेगा कि उस कैपिलरीज को थोड़ा चौड़ा कर देगा, तो वहां जगह बन जाएगी, तो आराम से जो सिस्टम है वो चलने लग जाएगा। जी। तो यहाँ आपको क्या इलाज करना पड़ा? कफ का और वात का इलाज करना पड़ रहा है। वात से तो कैपिलरीज चिपक गए और कफ से जम गए। अब आपके पास ब्लड थिनर किचन में क्या है? अदरक हो गया, काली मिर्च, अदरक का रस, काली मिर्च हो गया, ड्रिल करके उसको फाड़ के बाहर निकालो। और क्या हो गया? तुलसी हो गया, और क्या हो गया? ऐसी बहुत सारी चीजें किचन में, कहाँ कमी है? हमारे पास ढेर है। दादा करेगी ना लौंग, जितनी भी गरम मसाले हैं? हाँ बिल्कुल, ये पित्त बढ़ाएंगे। अभी पढ़ क्या गया है वहां पर? कफ और वात बढ़ गया है। कफ क्या है? ठंडा है, वात भी तासीर में ठंडा है, दोनों। अब इसको क्या गरम चीज दो, तो अदरक भी क्या है? गरम है, गरम मसाले सब गरम है। जी दादा। है ना, वेरी सिंपल।
बड़ा आसान है कोई। अब ऐसे ही आपके पास दालचीनी भी है, जी हाँ, सबसे बेस्ट। दालचीनी भी है, नहीं इससे बेस्ट तो अदरक है, लेकिन हाँ दोनों जगह दोनों काम कर सकते हैं। जी जी। और औषधियों में बाहर निकल जाओ किचन से तो आपको अर्जुन की छाल मिल जाएगी, बहुत और भी चीजें मिल जाएगी। किसी को बहुत ज्यादा, फिर ये देखनी पड़ेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती हो, जी तो हर एक को तो अदरक दे नहीं सकते, हर एक को तुलसी दे नहीं सकते। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, उसकी पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, तो फिर क्या करेंगे, उसकी विपरीत चीज देंगे, लेकिन ऐसी चीज देंगे जो ठंडी हो, जो तासीर। दोनों पे काम करे। अब जैसे अर्जुन की छाल तासीर में ठंडा है, लेकिन अद्भुत चीज है, तासीर में ठंडा होते हुए भी गर्म का काम कर रहा जी है ना। ऐसी औषधियों का चयन किया जाता है। अब कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं साहब, मेरे को तो सर्दी महसूस होती है, कपड़े ज्यादा पहनने पड़ते हैं और शरीर भी भारी है, मोटापा है, ऐसे व्यक्ति के लिए अदरक बढ़िया है, वो मोटापा भी कम कर देगी तो इधर से ये भी कम कर देगी, उसके और लिए सर, लौंग भी अच्छा है। जी दादा, और ये इन्फेक्शन की भी, बॉडी के इन्फेक्शन को भी ठीक करेगा ये बिल्कुल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कोई बिल्कुल भी कम करेगा। नहीं है, हाँ? बीमारियां स्टार्ट होती हैं दादा इन्फेक्शन से ही। सबसे पहला सिम्टम्स तो वही होता है। हाँ, इन्फेक्शन मतलब किसी एक स्थान पर कोई चीज ज्यादा बढ़ जाए, है ना। जैसे मान लो कफ गले में बढ़ गया ज्यादा, जी इकट्ठा हो गया, तो वहाँ क्या हो रहा है, इन्फेक्शन। वो भी इन्फेक्शन ही करेगा ना। वहाँ मधुर रस ज्यादा बढ़ गया, तो मधुर रस जहाँ ज्यादा बढ़ता है वहीं पे जब एक जगह मधुर रस ज्यादा इकट्ठा होगा, यानी बॉडी में क्या हुआ, ब्लॉकेज हो रहे हैं, तभी वो एक जगह इन्फेक्शन इकट्ठा होगा। उसके लिए बॉडी में वैसे सेफ्टी फीचर बहुत सारे दिए हैं, ग्लैंड्स दिए हैं, जी लेकिन फिर भी वो एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वहाँ दालचीनी अच्छा काम करेगा। क्यों करेगा, बॉडी में सम रखने का काम कर सकता है दालचीनी। जी या फिर आप योगा करो, ऑक्सीजन वहां पहुंचाओ, तो ऑक्सीजन वहां पर ऑक्सीडेशन होगा बॉडी में, तो इन चीजों का भी ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो बराबर डिवीजन होगा, जी वो कफ एक जगह नहीं रह करके यहाँ वहां चला जाएगा। तो ऐसे आदमी को जो ब्लॉकेज होते हैं उनके ऑक्सीजन की कमी रहती है। ऐसे लोगों को भी हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। हीमोग्लोबिन कम होगा तभी ऑक्सीजन ब्लॉकेज होंगे। जी ब्लड सर्कुलेशन कम हो। इसलिए अभी हाँ, ऐसी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए। ऐसी महिलाओं को सबसे ज्यादा, अभी कल गए थे अग्रवाल कॉलेज में, मेरा लेक्चर था, जी तो वहां पर यही था मामला। यहाँ अग्रवाल कॉलेज यहाँ में है, बल्लभगढ़ में, काफी बड़ा कॉलेज है। तो साइंस के स्टूडेंट्स थे सब, कॉलेज वाले ज्यादातर, उनकी वही कहानी, अंग्रेजी पढ़े हुए सब। जब मैंने उनको ये बताया तो बड़े खुश हुए बच्चे, बड़े मजा आ गया। कहाँ तो वो सुनने को तैयार नहीं थे, कोई डॉक्टर आएगा, फर्स्ट एड बताएगा और ये बताएगा वो बताएगा, क्या क्वेश्चन करेगा, चला जाएगा, ऐसी बात कर रहे थे वो जो बच्चे। और आज कह रहे हैं कि नहीं, हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम रखना चाहते हैं। उनके जो छात्र संघ के नेता हैं, क्यों, उनको ये चीज समझ में आ गई कि बच्चे भी समझ रहे हैं ये बात को। अब आप सोचो जी कि अभी तक जो हम कर रहे हैं वो ब्लंडर था, अब कुछ सब लगने लगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। जी दादा तो रेजिडेंशियल 3 डेज कैंप बना रहे हैं 13 तारीख के बाद में। उनके अभी एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम हो जाए खत्म, उसके बाद क्या 3 डेज कैंप रख लो। तो डिमांड इस तरह से बढ़ रही है। जी दादा। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये वात कफ पित्त का जो आपने पहले बताया था, इसमें आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो बताया था पे टाइप का, तो वो क्या नॉर्मल इंसान भी ले सकते हैं या कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार ले लिया, या कब नहीं लेना चाहिए नॉर्मल उसमें? बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में सब कोई ले सकते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। अच्छा, प्रकृति के अनुसार। हाँ, प्रकृति के अनुसार ही तो है ना। किसी की मिक्स प्रकृति भी है, तो हाँ फिर जी, हाँ उसको मिक्स सिस्टम बनाना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। अभी और आएगा
द्विदोषी आएगा। प्रवृत्ति। हाँ अभी आएगा, बहुत कुछ ठीक आना चाहिए अभी ठीक तो। है। और एक चीज मेरे को पूछनी थी, अभी जो आपने रस का बताया कि नमक जैसे गर्म होता है, और ये इसके बारे में आप डिटेल में बताएंगे बाद में, मीठा ठंडा होता है ये? रसों के बारे में? हाँ जी। रस अभी नहीं आया है क्या आपका? अभी दिनचर्या और ये भी आएगा। अच्छा दिनचर्या, ठीक। ऋतुचर्या, कौन कौन सी ऋतु में कौन से क्या रस रहेंगे, क्या से क्या, है ना। रस तो अभी आ गया ना, 6 रस के बारे में आज देखा नहीं? रस हाँ, आपने 3 का मीठा, बताया था, ये मधुर, मीठा। ये मीठा, हाँ हाँ लवण हाँ और ये खट्टा, जो आपने बताया 3। नमक, हाँ, हाँ जी। तो नमक और अपन ने, एसिड। अम्ल। हाँ 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 हाँ, तो रस के बारे में अभी शायद अपना चैप्टर नहीं आया ना। नहीं, अभी शायद नहीं आया। अभी नहीं आया। बस आएगा, नो टेंशन। अच्छा अच्छा, आएगा। ठीक, फिर ठीक है, फिर ठीक। सर ये मुझे अच्छा है। एक बात पूछनी थी सर, जैसे थायराइड हो जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए? जैसे 14 से 15 साल के लोग, या 16 से 18 से और बढ़ते 45 तक के लोगों को हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? थायराइड। थायराइड भी, थायराइड की कहानी जो है थोड़ा सा अलग है। ये आप लोगों को अभी जब अपन आगे बढ़ेंगे ना, 1 बाय 1 सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, चिंता ना करें। ओके सर। क्योंकि ओके अभी सर। लेने जाएंगे ना तो उसको समझाने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। क्यों हो रहा है, ओके जैसे अभी सर। अपन ने हार्ट के बारे में समझा, ऐसे ही बाकी चीजों की भी चर्चा होंगी, राइट। ओके तो सर। थोड़ा सा पहले ऐसी चीजें क्लियर हो जाए ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कहने लग जाओ अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। बस वेरी ठीक सिंपल, सर, ठीक है। राइट। ओके सर। चलिए फिर ओके मिलते सर। हैं। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सर।